हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो हमने स्टार्ट कर रखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की थ्योरी। तो हमने इलास्टिसिटी अप्रोच और अब्जॉर्प्शन अप्रोच कर लिया है। आज की वीडियो में हम करेंगे मॉनेटरी अप्रोच टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब मॉनेटरी अप्रोच क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है। अब मॉनेटरी क्या बताते हैं, मॉनेटरी का मतलब ही क्या होता है, मनी। तो इस थ्योरी में हम ये देखेंगे कि मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई से हम कैसे जो अपने बीओपी को ठीक कर सकते हैं। तो ये किस पे एम्फेसाइज करता है, द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मनी सप्लाई को डिटरमाइन करती है। तो इसमें ये है कि डिसइक्विलिब्रियम होगा जब भी हम उस चीज़ को ठीक कर सकेंगे। जैसे कि ट्रेडिशनल और एब्जॉर्प्शन अप्रोच में क्या था, उनमें तो क्या था कि ट्रेडिशनल इलास्टिसिटी वाले में कि हम प्राइस से देखते थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, और एब्जॉर्प्शन में हम कि कितना वो स्पेंड कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब इसमें मॉनेटरी अप्रोच में क्या देखेंगे, कैसे बीओपी इम्बैलेंस होगा। तो टेम्परेरी के लिए होता है, मतलब टेम्परेरी नेचर होता है बीओपी का इम्बैलेंस होना, और लॉन्ग टर्म में जाके वो अपने आप क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। क्योंकि हमारा कौन सा एक्सचेंज रेट चल रहा होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट। और फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवीन करती है। तो इट इज़ पर्टिकुलर रेलिवेंट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ मॉनेटरी फैक्टर्स, कि कैसे मॉनेटरी फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे रिजर्व्स को, एक्सचेंज रेट को, और कैसे वो एडजस्टमेंट में आती है। अब है इसके नेक्स्ट अजम्पशंस। तो फर्स्ट अजम्पशन है परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, कि हम बॉर्डर्स में नहीं दूसरी कंट्री में आराम से अपने कैपिटल को जो है भेज सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंड है परचेजिंग पावर पैरिटी, जो एक्सचेंज रेट एडजस्ट टू रिफ्लेक्ट द रिलेटिव प्राइस लेवल बिटवीन कंट्रीज़, कि हम ये बताते हैं कितना एक्सचेंज रेट है किसी एक कंट्री का, दूसरे के हमें उसमें चेंज कर सकते हैं। स्टेबल मनी डिमांड फंक्शन, जो मनी डिमांड फंक्शन है वो क्या स्टेबल है, और किसका फंक्शन है, इनकम, प्राइसेज और इंटरेस्ट रेट का। वर्टिकल सप्लाई ऑफ मनी, हमने ये माना कि यहाँ जो मनी सप्लाई वो एक्सोजीनियसली डिटरमाइन होती है, कि सेंट्रल बैंक जो है वो फिक्स रखती है उसको। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट, की इकोनॉमी जो है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है। फिक्स एक्सचेंज रेट, और हम ये मान के चलते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट यहाँ पर हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या करती है, उसको इंटरवीन करके उस चीज़ को इक्विलिब्रियम में लाती है। अब है थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट। तो मॉनेटरी approach posits that BOP deficit or surplus are caused by imbalances between the demand for money and supply of money। मॉनेटरी अप्रोच में क्या कहते हैं कि बीओपी अगर डेफिशिएट या सरप्लस होता है तो किसकी वजह से होता है, कि जो अगर डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी में जब इम्बैलेंस आता है, जब वो इक्वल नहीं होती है। तो हम अलग अलग पढ़ते हैं, पहले मनी डिमांड क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होता है। तो मनी डिमांड क्या होता है, के इज पॉइंट के इंटू में पी इंटू में वाई। के क्या होता है, हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन है मनी का, और पी है प्राइस लेवल, वाई है रियल इनकम। अब जितनी जितनी हमारी इनकम बढ़ेगी उतनी हमारी जो है मनी डिमांड भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मनी सप्लाई क्या होता है, एम इंटू एम क्या है, मनी मल्टीप्लायर, डी प्लस आर। डी क्या है, डोमेस्टिक क्रेडिट, और आर क्या है, फॉरेन रिजर्व। डोमेस्टिक क्रेडिट मतलब कि कितना हमारी कंट्री में पैसे, कितना हमारा मॉनेटरी बेस है। तो ये क्या बताते हैं, मनी सप्लाई बताते हैं। अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे ये देखेंगे। बीओपी एडजस्टमेंट, अब दो ही केस हो सकते हैं, क्या तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगी या मनी डिमांड ज़्यादा होगी। इन केस मनी सप्लाई ज़्यादा होती है। मनी सप्लाई के ज़्यादा होने का मतलब क्या है, कि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। अगर उनके पास पैसा है लोगों के पास, तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेंगे। अब वो स्पेंड किस पे कर रहे हैं, इम्पोर्ट्स पर कर रहे हैं। वो जितना इम्पोर्ट्स मंगाएंगे, हमारा बीओपी किस में जाएगा, डेफिशिएट में जाएगा। अब बीओपी अगर डेफिशिएट में जाएगा तो हमें पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना इम्पोर्ट्स के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारे रिजर्व्स गिरने लग जाएंगे, तो रिज़र्व फॉल हो जाएंगे। तो मनी सप्लाई फिर हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर वो अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फिर से रिपीट करती हूँ, मनी सप्लाई ज़्यादा होने से लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा इंपोर्ट्स करने लगेंगे। अब ज़्यादा इंपोर्ट्स करेंगे तो हमारा बीओपी भी डेफिशिएट में जाएगा और रिजर्व्स भी कम हो जाएंगे, और एट द एंड क्या होगा, फिर हमारी वो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। सेकेंड केस, अगर हमारी मनी डिमांड ज़्यादा है, अगर मनी डिमांड ज़्यादा है यानी हमें पैसे चाहिए, हम डिमांड कर रहे हैं पैसे की, तो अब लोग क्या करेंगे, अपने फॉरेन एसेट्स को सेल करना स्टार्ट कर देंगे ताकि उनके पास पैसा आए। जब पैसा आएगा अपने पास कंट्री में, तो बीओपी किस में जाएगा, सरप्लस में जाएगा, और रिजर्व्स भी बढ़ जाएंगे। तो रिजर्व्स भी बढ़ जाएंगे, पैसा आएगा तो हमारी मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगी। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, बीओपी जो है इम्बैलेंस अगर होता है तो उसको हम रिजर्व्स के थ्रू ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, रिजर्व्स को ही सेल परचेज करेगी। बट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि हम एक्सचेंज रेट के थ्रू करते हैं इंस्टेड ऑफ रिजर्व्स। अब है डायग्राम ऑफ द मॉनेटरी अप्रोच।
नॉर्मली तो मनी सप्लाई और मनी डिमांड जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर BOP इक्विलिब्रियम होता है। और मनी डिमांड हमें पता है कैसे होता है, जस्ट वेट, ये है हमारा मनी डिमांड और ये होता है हमारी मनी सप्लाई। मनी डिमांड क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर क्या होती है इंटरेस्ट रेट, कि जैसे जैसे हमारी इंटरेस्ट बढ़ेगी मनी डिमांड कम होएगी। अपोजिट रिलेशन होता है। मनी सप्लाई में क्या होता है वर्टिकल, और मनी सप्लाई क्या है हमारी वर्टिकल, क्योंकि हमने ये बताया था यहाँ पे सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। तो यही है यहाँ पर मेन कि अगर मनी सप्लाई कम होती है तो रिजर्व का क्या होता है, हमारा नुकसान होता है और हमारे क्या हो जाते हैं, हम लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगेन आ जाते हैं। BOP कर्व हमने पढ़ा कि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, तो इसलिए BOP कर्व क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल में है। ये हो गया BOP कर्व, क्योंकि यहाँ पर क्या है परफेक्ट है। यहाँ पर एनी डेविएशन लेड टू कैपिटल फ्लो डेट एडजस्ट रिजर्व, अगर यहाँ से हम कहीं भी जो है अगर ऊपर नीचे होंगे तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, कैपिटल फ्लो के थ्रू या रिजर्व्स के थ्रू बैलेंस में आ जाएगा। अब है इसकी क्रिटिसिज्म। फर्स्ट है ओवर एम्फेसिस ऑन मॉनेटरी फैक्टर्स। ये ज़्यादा किस पे फैक्टर्स करता है, ओवर मॉनेटरी फैक्टर्स पे फोकस करते हैं, ना कि रियल फैक्टर्स पे, लाइक ट्रेड हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, स्ट्रक्चरल इशू मतलब कोई टेक्नोलॉजी चेंज आ रही है नहीं आ रही, ये सिर्फ मॉनेटरी फैक्टर्स पे ही क्या करता है ध्यान देता है। अनरियलिस्टिक अजम्पशन की परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी और PPP होल्ड करता है, बट रियलिटी में थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाता है। शॉर्ट रन रिजिडिटी, वही शॉर्ट रन में प्राइसेस क्या होते हैं स्टिकी होते हैं। शॉर्ट रन रिजिडिटी हो गया। पॉलिसी न्यूट्रलिटी, इसने ये बोला कि एज्यूम मॉनेटरी पॉलिसीज अनइफेक्टिव इन लॉन्ग रन। ये यही बोलता है कि शॉर्ट रन में हम मॉनेटरी फैक्टर्स के थ्रू इसको इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, बट लॉन्ग रन में अपने आप आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। नेग्लेक्ट ऑफ स्पेकुलेटिव फ्लोज, ये जो स्पेकुलेटिव करेंसीज को भी क्या करता है इग्नोर करता है। तो इसमें बस यही था। कंक्लूजन क्या है, द मॉनेटरी अप्रोच प्रोवाइड्स अ यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग BOP डायनामिक्स फ्रॉम अ मॉनेटरी पर्सपेक्टिव। कि इस अप्रोच में हम क्या देख रहे हैं, मॉनेटरी पर्सपेक्टिव के थ्रू देखते हैं कि कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करके हम अपने BOP को बैलेंस में ला सकते हैं, अगर फिक्स एक्सचेंज रेट हमारे अगर इकोनॉमी में चल रहा होता है। बट रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखें तो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स और शॉर्ट टर्म रिजिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसको ये इग्नोर करता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।